नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुराग साहू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे थर्ड चैप्टर में कि अपन डिस्कस कर रहे थे दोस्तों फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015। तो फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन हमें पता है कि कब आया था। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 में आया था। ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें हमने हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या परिभाषाएं हैं, क्या है, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो ये देखिए दोस्तों, भेषज अभ्यास विनिमय 2015 कब आया था। ये केंद्र सरकार के अनुमोदन पे 26 जनवरी 2015 को आया था। अब आज हम देखेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 3, जो कि चैप्टर नंबर 2 तक तो हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने यदि मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हो तो आप कृपया इन वीडियोस को देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 अध्याय 3 की बात कर रहे हैं, जिसमें 8 पॉइंट है। पंजीकृत विशेषज्ञों के अपने रोगियों के प्रति कर्तव्य। तो एक जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट या फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है, वो फार्मेसी प्रैक्टिस में ये दिया गया है कि एक जब रोगी की आप देखभाल करोगे किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी नर्सिंग होम में, किसी भी क्लिनिक में या किसी भी हमारे जितने भी फार्मेसीज हैं वहाँ पर, तो जहाँ पर ड्रग का उपयोग होता है, तो वहाँ पर दोस्तों हमारी क्या क्या कर्तव्य होंगे रोगी के प्रति। तो पहला दिया है, फर्स्ट पॉइंट दिया है 8.1 बीमार के प्रति बाध्यताएं। तो बीमार के प्रति फर्स्ट पॉइंट है, लिखा हुआ है, यदि पंजीकृत विशेषज्ञ सेवा मांगने वाले हर व्यक्ति को देखने के लिए आबद्ध नहीं है। मतलब हर व्यक्ति जो भी व्यक्ति सेवा मांग रहा है लेकिन उसके लिए आबद्ध नहीं है, इसमें ऐसा कहा गया। फिर भी वह बीमार या क्षतिग्रस्त व्यक्ति की मांग सुनने के लिए, यदि कोई व्यक्ति, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि आपके सामने कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है और क्षतिग्रस्त व्यक्ति है, किसी की दुर्घटना हो गई है, किसी को चोट लग गई है और वो आपसे सहायता मांग रहा है, तो आपको सदा तैयार रहना है ना। जैसे कि अभी कोविड चल रहा है, ऐसे में कोई व्यक्ति को बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी डॉक्टर्स बहुत बिजी हैं, तो यदि इस टाइम पे किसी व्यक्ति को आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपको तत्पर रहना है एज अ हेल्थ प्रोफेशनल्स। अपितु अपने मिशन और उत्तरदायित्वों के जिनका निर्वहन वह अपने वृत्तिक कर्तव्यों के अनुक्रम में करता है, उच्च आचरण का ध्यान करेगा। ठीक है, जो भी आपसे अच्छा बन सकता है वो आपको करना है। वह कभी नहीं भूलेगा कि उसकी देखभाल में सौंपे गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और उनके प्राण उसके कौशल और ध्यान पर निर्भर करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं या जिनके पास एक अच्छी प्रैक्टिस है, हैंडलिंग अच्छी है, तो वो लोग वो पर्सन्स क्या करे, वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या करे, वो क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर्स क्या करे कि जो रोगी है उसका स्वास्थ्य और उसके प्राण किसी भी हालत में बचने चाहिए और उसके लिए हमें सदा तत्पर रहना। सेकंड पॉइंट ये है दोस्तों कि पंजीकृत जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं जिसमें ऐसी असमर्थता है जो रोगी के हितों के प्रतिकूल हो या रोगी के प्रति उसके निष्पादन को प्रभावित कर सकती हैं, अपनी वृत्ति का विस्तार करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। इसमें यह लिखा है कि यदि आपको पता है कि आप एक पेशेंट को हैंडल नहीं कर सकते हैं या आपके द्वारा कुछ गलतियां हो सकती हैं, तो आप जरूरी नहीं कि आप उस प्रैक्टिस को करो ही, अरे आप रेफर भी कर सकते हो और दूसरी चीज़ें भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको ये रिस्क नहीं लेना है कि कहीं उसके जान ना चली जाए, है ना, या कोई ऐसा उल्टी चीज़ें ना हो जाए जिससे कि उसको लाभ की जगह हानि हो जाए। थर्ड पॉइंट ये है भेषज देखभाल के विषय में। मतलब जितने भी फार्मेसी प्रैक्टिस है या फार्मेसी केयर है, इसके विषय में जितना भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 है, इन नियमों की अधिसूची दंड के अतिरिक्त निम्नलिखित उपबंध भी शामिल किए जाएंगे। पंजीकृत विशेषज्ञ से भिन्न कोई व्यक्ति किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय के औसत पद पर किसी औषधि का योजन, निर्माण, मिश्रण, वितरण या प्रदान नहीं करेगा। सूची जा और शा औषधियाँ, मतलब कि ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 के नियम की सूची डा के अतिरिक्त, मतलब इसके अतिरिक्त, डा के अतिरिक्त, क्योंकि इसमें डा में कुछ दिया हुआ है कि कुछ
कुछ जो लोग हैं जो क्या कर सकते हैं, दवाइयाँ या मेडिसिन दे सकते हैं आपके अनुपस्थिति पर। कुछ नियम अलग से हैं इमरजेंसी केसेस में, लेकिन यहाँ पे अनुसूची जा और शा जो दिया हुआ है उसमें क्या है कि एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो होगा वही दे सकता है, इसके अलावा कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शंस पे नहीं दे सकता। इन कहाँ पे, फार्मेसी में, और कहाँ पर, हॉस्पिटल फार्मेसी में। कहीं भी जहाँ भी फार्मेसी का उपयोग है वहाँ पर एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही प्रेजेंट रहेगा। पंजीकृत विशेषज्ञ निम्नलिखित की पहचान करने के लिए चिकित्सा संबंधी औचित्य के उन्नयन के प्रयोजन के लिए औषधि देने के लिए प्रस्तुत किए गए रोगियों के अभिलेख तथा प्रत्येक औषध पत्र की समीक्षा करेगा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे थोड़ा सा आप फोकस करिएगा कि यहाँ पे जब हम कहाँ पर रहेंगे, एक हॉस्पिटल में रहेंगे, कहाँ पर, एज अ ड्यूटी डॉक्टर, एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, एज अ क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर्स, या फिर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रहेंगे एक फार्मेसी के अंदर। तो वहां पर हमें क्या करना है कि इन सब चीज़ों को देखना है, ध्यान से ऑब्जर्व करना है। कुछ चीज़ें हम शॉप पर, जहां पर एक डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट होता है वो वहां पर कुछ चीज़ों का उपयोग करेगा, और इसकी बहुत सारी चीज़ें जो है जो हॉस्पिटल के अंदर ही हो सकती हैं, जहां पर हम एज अ ड्यूटी डॉक्टर, एज अ क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर वहां पर इन जो पॉइंट दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उनको पता नहीं है कि हम कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि जनरली होता ये है कि हम कुछ एलोपैथी मेडिसिन लिखने के चक्कर में जाते हैं। नहीं दोस्तों, यहाँ पे हमारा बेसिक जो उद्देश्य है वो मेडिसिन का सही उपयोग, दवाई लिखना नहीं है फिलहाल, यहाँ पे मेडिसिन का सही उपयोग करना है। तो सही उपयोग कहाँ होगा, एक तो हॉस्पिटल में होगा और एक कहाँ पर होगा, क्लिनिकल अपनी फार्मेसी सर्विसेज में होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट है अति उपयोग या अल्प उपयोग। मतलब कि यदि एक पेशेंट किसी मेडिसिन को बहुत ज़्यादा तरीके से ले रहा है, एडिक्टेड हो रहा है, तो वहाँ पे आपको उसको गाइड करना है, या किसी मेडिसिन को बहुत कम मात्रा में ले रहा है जिसका कि क्या है वो फार्माकोलॉजिकल फार्माकोथेराप्यूटिक इफेक्ट ही नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर मेडिसिन के प्रो और कॉन्स बताने हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ज़्यादा उपयोग करेंगे तो कौन कौन से साइड इफेक्ट आएंगे, और कम उपयोग करेंगे तो हो सकता है इफेक्ट ही ना आए। तो इसके बारे में आपको पूरा स्टडी करनी है। ये नए कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्तों, तो हर मेडिसिन का एक अलग उपयोग है या अलग तरीके से उसका उपयोग होता है, और बहुत सारी बीमारी हैं जिसमें एक दो ड्रग या बहुत सारी ड्रग्स का कॉम्बिनेशन किसी पर्टिकुलर डिसीज में अलग अलग तरीके से यूज़ होता है, तो उसका डोज वेरिएशन भी करता है। तो इस यहाँ पे डोज का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो जो इंटरनेशनल एक्रेडिटेड हॉस्पिटल होती हैं इंडिया की, मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ के हॉस्पिटल्स की मतलब इतनी बुरी हालत है कि जहाँ पे पेशेंट केयर के नाम पे कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जितने भी इंटरनेशनल एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज का बहुत ज़्यादा उपयोग है। अपने यहाँ देश में इसको लागू नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लोग चाहते नहीं हैं कि दवाओं का सही उपयोग हो, तो इस वजह से यहाँ पे फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन सही तरीके से लागू नहीं हो रहा। तो अति उपयोग या अल्प उपयोग के बारे में इंटरनेशनल एक्रेडिटेड जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं, टाटा मेमोरियल्स हो गई या और भी बहुत अच्छी हॉस्पिटल्स हैं जो इंटरनेशनल एक्रेडिटेड होती हैं, जहाँ पे विदेशों से भी मरीज आते हैं, जहाँ पे वो उस चीज़ को क्या करते हैं, वो हॉस्पिटल्स को जानते हैं कि हाँ ये यहाँ पर एक अच्छी तरीके से इलाज हो सकता है, तो वहाँ पर क्लिनिकल फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ये हो गया अति उपयोग एंड अल्प उपयोग। सेकंड पॉइंट हो गया दोहरी चिकित्सा। दोहरी चिकित्सा मतलब क्या होगा कि यदि कोई व्यक्ति एंटीबायोटिक्स का उपयोग कर रहा है, मान लो हमारे इंडिया में आए दिन देखा होगा कि पेशेंट क्या करते हैं कि एक डॉक्टर को दिखाने जाएंगे, 2 दिन देखेंगे, 2 दिन में उसको सही से समझ में नहीं आएगा या वो वेट नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ बीमारी जो है उसका इफेक्ट, जैसे सर्दी खांसी जुकाम बुखार या कुछ और भी बड़ी बीमारियों का इलाज जो है वो उसका जो विंडो पीरियड होता है
अपनी डिसीज का वो 5 दिन है, 6 दिन है, 8 दिन है, या मान लो 5 दिन है, तो पेशेंट क्या करता है कि एक जगह छोड़ के, उसकी दवाई छोड़ के दूसरी क्लिनिक पे चला जाता है, दूसरी क्लिनिक को छोड़ के तीसरी क्लिनिक पे चला जाता है, और हर जगह सेम नंबर ऑफ ब्रांड बस चेंज हो जाते हैं, बाकी सेम फॉर्मूलाज होता है, जिसके कारण क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें पेशेंट को ये भी समझाना है कि आप यदि बार बार किसी क्लिनिक को चेंज करेंगे या बार बार अपना ट्रीटमेंट चेंज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम ज्यादा होगी, साइड इफेक्ट्स ज्यादा आएंगे। तो ये आपको क्या करना है, जनरल उसको बताना है, चाहे आप मौखिक रूप से बता सकते हैं, चाहे आप लिखित रूप से ही बता सकते हैं। तो आप इस चीज को उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं एज अ फार्मेसी प्रैक्टिशनर। थर्ड है औषधि रोग अनुक्रिया। यहाँ पे क्या है, औषधि रोग अनुक्रिया मतलब क्या है कि एक औषधि किसी दूसरे रोग में, मतलब कोई औषधि जिस रोग के लिए दी जा रही है उसके रिएक्शंस क्या है। मतलब कि यदि एक मेडिसिन बॉडी, किसी पेशेंट की बॉडी में गई और वो हम पर्टिकुलर डिसीज में ले रहे हैं, तो उसके साथ साथ कोई और थर्ड डिसीज तो नहीं हो रही, कोई एलर्जिक रिएक्शंस तो नहीं हो रही, या कोई ऐसा अनवांटेड चीज तो नहीं हो रही जो समझ में ना आ रहा हो, और हो सकता है कि वो दवाइयाँ काम ना कर रही हो। तो वो हमको एक बार नोट डाउन करना है, नोटिस करना है, उस चीज को देखना है और ध्यान देना है। औषधि अनुक्रिया, देखो एक होता है औषधि रोग अनुक्रिया, है ना, यहाँ पे औषधि, एक औषधि दूसरे रोग में, एक जो औषधि मतलब है मेडिसिन, तो एक मेडिसिन एक रोग में, तो यहाँ पे ड्रग डिसीज इंटरेक्शन की बात चल रही है कि कोई ड्रग किसी डिसीज में इंटरेक्शन तो नहीं कर रहा है। हो सकता है उसको डायबिटीज में हमने कोई ऐसी ड्रग दे दी जो डायबिटीज में इंटरेक्शन करके डायबिटीज को बढ़ा रही है, या स्ट्रेस को बढ़ा रही है, या शुगर लेवल को बढ़ा रही है। तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा कि जो बीमारी है वो बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमको क्या करना है, एज अ प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस करनी है ना। ये चीज है कि हमें प्रैक्टिस इस चीज को करना है। फोर्थ पॉइंट क्या है, औषधि अनुक्रिया। यहाँ पे क्या है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन की बात चल रही है। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन क्या है, हो सकता है आज की डेट में दोस्तों ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है कि आप किसी भी कोई भी झोला छाप डॉक्टर के पास चले जाएंगे जिसको एलोपैथी का कोई नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करेंगे कि 8 प्रकार की दवाइयाँ एक साथ दे देंगे और कहेंगे खाओ। मल्टीविटामिन्स भी दे दी, ड्रिप भी लगा दी, और नॉर्मल दवाइयाँ भी दे दी, और 2-4 प्रकार की दवाइयाँ दे दी। तो उससे क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन 5-6 प्रकार की मेडिसिन का बन जाता है। तो अब क्या होगा कि जब 2 ड्रग हैं, क्योंकि 2 ड्रग एज अ केमिकल, ठीक है, ड्रग है तो एज अ केमिकल, और केमिकल एज अ पॉइजन, तो ड्रग एज अ पॉइजन, तो ये ऑलरेडी पॉइजन है। तो अब एक पॉइजन, 2 पॉइजन, यदि एक औषधि है तो उसको हम मात्रा में ले रहे हैं तो वो औषधि है, लेकिन यदि हम अधिक मात्रा में ले रहे हैं और 2 ड्रग एक साथ मिल रही तो वो पॉइजन बन सकता है। और पॉइजन बन के क्या होगा, रिएक्शंस होगा, मतलब ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हो जाएगा। और एक तीसरा कोई ड्रग बन सकता है जो पॉइजन के रूप में हमारी बॉडी में काम करेगा, जिसके कारण क्या होगा, लीवर फेल हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, शुगर लेवल बढ़ सकता है, डिसफंक्शनिंग हो सकती है, ब्लडेड विजन हो सकती है, मतलब बॉडी की अल्टीमेटली बहुत सारी एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ड्रग ड्रग इंटरेक्शन के कारण हो सकती हैं। तो इस चीज़ को हमको पता होना चाहिए कि यदि ये ड्रग और ये ड्रग, 2 ड्रग हमने एक साथ या 5-6 ड्रग एक साथ दे दी हैं, तो अल्टीमेटली उसकी बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाली बात है एक हॉस्पिटल के अंदर। दोस्तों यहाँ पे मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ये कहीं आपको फार्मेसी में प्रैक्टिस नहीं करनी है, या अति उपयोग अल्प उपयोग का तो फार्मेसी में उपयोग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोहरी चिकित्सा, औषधि रोग अनुक्रिया, औषधि अनुक्रिया मतलब कि ड्रग मेडिसिन ड्रग और डिसीज इंटरेक्शन, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ये सब आपको हॉस्पिटल में एज अ क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर्स का काम है, और वहाँ पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट ही काम करेंगे और वहाँ पर ये प्रैक्टिस अपनी करेंगे। उसके बाद गलत औषधि मात्रा या औषधि उपचार की अवधि। इसमें क्या है, गलत औषधि मात्रा, यदि हमको पता है कि एक डॉक्टर क्या करता है, डायग्नोस्ट करता है डिसीज का, जो फिजिशियन होता है, और एक औषधि या एक मेडिसिन लिख के चला जाता है, उसकी मात्रा लिख के चला जाता है, लेकिन हो सकता है कि एक डॉक्टर फिजिशियन इतना बिजी हो कि उसको जो डोज है, मेडिसिन का डोज है, वो वेरिएशन कर जाए अकॉर्डिंग टू एज,
हो सकता है वो जेडियाट्रिक हो सकता है वो पेडियाट्रिक्स हो सकता है वो यंग हो सकता है वो प्रेग्नेंट लेडी हो सकता है वो उसको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकता है ओवरवेटेड हो। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण क्या होता है कि मेडिसिन का जो डोज है वो वेरी करता है। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि वो जो पर्टिकुलर पेशेंट है उसको हर एक प्रकार की जो दवा जा रही है, मान लो पैरासीटामोल जा रही है, तो वो हर एक वेरिएशंस में, हर एक एज ग्रुप में अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा, एक डोज नहीं होगा, नहीं तो उसके साइड इफेक्ट चालू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमको देखना है। इसमें जनरली एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, जो रेजिस्टेंस आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रहा है। उसका कारण क्या है? यही है कि डोज वेरिएशन कुछ नहीं, यहाँ पर डोज का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो डिस्पेंस होके आई मेडिसिन से, जो पैक करके कंपनियों ने दे दी, वही आप खा लीजिए। तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों में आ रही हैं और बीमारियां और बढ़ रही हैं, घट नहीं रही हैं। तो यही कारण है, बहुत बड़ा कारण। दूसरी बात क्या? औषधि उपचार की अवधि। हाँ, दूसरी बात ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 5th पॉइंट में औषधि उपचार की अवधि, कि यहाँ पे हमें डोज तो देखना है कि हाँ, लेकिन कब तक चलेगी वो औषधि। एक एंटीबायोटिक है, वो कब तक चलेगी? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। यदि 5 दिन से ज़्यादा कोई ले रहा है तो मतलब वो रेजिस्टेंस को कॉज कर जाएगा, उसको साइड इफेक्ट हो जाएगा, लीवर किडनी डायरेक्ट फेल हो सकते हैं। यदि लगातार 10 दिन 8 दिन लगातार उसने हाई डोज की एंटीबायोटिक ले ली तो क्या होगा? लीवर किडनी फेल हो जाएंगे। बहुत सारी और प्रॉब्लम्स, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमें ये एक रोग, मतलब एक जो उसको, वो जिस पर्टिकुलर बीमारी से ग्रसित है, जो डिसीज है, उस डिसीज में कौन सी ड्रग कब तक चलेगी या कितने दिन तक चलेगी, तो इस चीज के बारे में हमको उसको इस चीज की मॉनिटरिंग करनी है, इस चीज को उसको पूरा डिटेल में बताना है। औषधि एलर्जी अनुक्रिया, ये क्या है? औषधि एलर्जी अनुक्रिया। औषधि एलर्जी अनुक्रिया ये है कि यहाँ पर क्या है कि एक मेडिसिन है, और अब मेडिसिन क्या कर रही है? एक नॉर्मल मेडिसिन किसी डिसीज में भी रिएक्शंस कर सकती है, एक मेडिसिन या ड्रग इंटरेक्शन भी कर सकती है, और एक क्या होती है, डायरेक्ट आपने एक औषधि ली, या कोई औषधि का मतलब दोस्तों यहाँ पे चाहे वो आयुर्वेदिक हो, फिलहाल तो ये जो फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एलोपैथी के कंसर्न में है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात और देखी गई है कि आयुर्वेदा और होम्योपैथी में भी इस तरीके की एलर्जी आती है और ड्रग इंटरेक्शन होता है। तो हमें अब सरकार को ये भी बताना है, या कुछ जो एक्टिविस्ट हैं उनको ये भी बताना चाहिए सरकार को, कि भाई एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेदी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे नेचुरोपैथी हो, सभी चीज़ें यदि किसी पेशेंट के अंदर जा रही हो तो वो एक औषधि है, और औषधि जो है वो एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट के ऑब्जर्वेशन में होना चाहिए। तो इस बात को कि सरकार को हमें चेताना चाहिए, इस बात को सरकार तक बात हमारी पहुंचानी चाहिए कि औषधि का जितना भी मामला है वो सब एक फार्मासिस्ट, एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट, एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट डॉक्टर के सुपरविजन में होना चाहिए, चाहे वो आयुर्वेदी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे कोई पैथी हो। लेकिन है तो ड्रग ना, तो ड्रग मतलब बॉडी में जाएगा तो कहीं ना कहीं कोई एलर्जी क्रिएट करेगा। मतलब कि कोई भी ड्रग ली, हमने अभी एलोपैथी कंसर्न में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम आयुर्विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि हम फिलहाल एलोपैथी में फार्मेसी प्रैक्टिशनर हैं तो एलोपैथी के माने जाते हैं। तो यहाँ पे औषधि यदि कोई ले रहा है, मतलब ड्रग ले रहा है या मेडिसिन ले रहा है, तो उसको हो सकता है गैस्ट्रिक एलर्जी हो जाए, हो सकता है उसको स्किन एलर्जी हो जाए, उसको हो सकता है रैशेस की प्रॉब्लम हो जाए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उस पर्टिकुलर जो ड्रग है, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो होती हैं इस तरीके की प्रॉब्लम्स देती हैं, तो हमको ये देखना है कि वो इस ड्रग को कब तक खाए और उसको एलर्जी होगी नहीं होगी, ये उसको पहले से पता होना चाहिए। दवाई खाने के पहले उसको हमें पता दे देना चाहिए कि हाँ, इस मेडिसिन को खाने के बाद ये प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत होंगी आपको, तो इस चीज़ से आपको सचेत रहना है। और इन एलर्जी को कम करने के लिए हम कौन सा सब्सटेंस यूज़ कर सकते हैं? हो सकता है कोई एलोपैथी में ही कोई दवा हो जो उस एलर्जी को कम कर दे, हो सकता है कोई नेचुरोपैथी मेडिसिन हो, जूस वगैरह हो, कुछ तरीके से ऐसे हो जिसका क्या हो, बॉडी में जाने के बाद उस पर्टिकुलर एलर्जी को कम कर दे। तो हम इस तरीके की भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ऐसा सजेशन कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमें नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, इस चीज़ को आपके नॉलेज पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट जो है औषधि की उपलब्धता का सहसंबंध। औषधि की कृत्रिम कमी से बचने के लिए, देखिए यहाँ पर क्या है, औषधि की उपलब्ध का सहसंबंध औषधियों की कृत्रिम कमी से बचने के लिए। मतलब कि अब एक हॉस्पिटल है और वहाँ पर क्या हो रहा है कि हॉस्पिटल में अचानक
पेशेंट है और पेशेंट को ड्रिप लगती जा रही हैं या उसका ऑपरेशन चल रहा है, तो एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट या क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर्स क्या करेंगे कि वहाँ पर हमें दवाइयों का पहले से उस पर्टिकुलर कंसर्न में, जिस कंसर्न में उसका ऑपरेशन हो रहा है, जिस डिसीज से वो घिरा हुआ है, तो उसमें आपको उन सब दवाइयों को पहले से ला के रखना है और उसकी कमी से बचना है। यदि हो सकता है एट द टाइम मेडिसिन की कमी हो गई तो जान भी जा सकती है या कोई अदर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो हमें हो सकता है कुछ ऐसी मेडिसिन जो नॉर्मल मेडिसिन मेडिकल शॉप पे ना मिले, हो सकता है किसी पर्टिकुलर जो हॉस्पिटल है वहाँ पे ना मिले, कहीं वो बाहर से मंगानी पड़े, तो 1-2 दिन पहले अरेंज कर सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर्स का या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नैदानिक दुरुपयोग, गलत दुरुपयोग। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको क्या करना है कि जो पेशेंट हैं जो गलत दवाइयाँ ले रहे हैं, मतलब कि उनको ये नहीं पता, जैसे मान लो किसी को शुगर की बीमारी नहीं, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो लगातार वो कई बार मेडिसिन लेते क्या हो रहा है कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है या साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ रहा है। तो हमको ये चीज़ें रोकनी है कि वो दवाइयों का दुरुपयोग ना करे और किस तरीके से वो क्योंकि बहुत सारे एविडेंस आ गए हैं कि दवाइयों के दुरुपयोग या एलोपैथी मेडिसिन हैं या उसमें कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट है या स्टेटिन्स है या डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, जितनी लाइफस्टाइल डिसीज की मेडिसिन है, उनका गलत उपयोग से क्या हो रहा है, एडिक्शन हो रहा है। और एडिक्शन के साथ साथ क्या हो रहा है, वो दूसरे ऑर्गन्स पे इफेक्ट कर रही हैं। नंबर ऑफ एविडेंस आ चुके हैं, नंबर ऑफ बुक्स आ चुकी हैं जो इन सब चीज़ों को बताती हैं। तो इनको किस तरीके से रोकना, पेशेंट को इस बारे में बताना कि किस तरीके से आपको एलर्जिक रिएक्शंस हो रही हैं, किस तरीके से आपको इनको कम करना है, मिनिमाइज करना है। और दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे मेंटल हेल्थ की जितनी भी ड्रग्स आती हैं उसको क्या करते हैं, पहले तो नींद के लिए लेने लगते हैं, जिससे कि कोई पर्टिकुलर बीमारी हो उसमें नींद, लेकिन जब एक टाइम ऐसा आता है कि वो इतना उनको खाने लगते हैं कि वो एडिक्टेड ही हो जाते हैं। और एडिक्शन के कारण क्या होता है कि वो लगातार इन मेडिसिन को लाइफ टाइम लेते रहते हैं और कुछ टाइम में उनको बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस तरीके के सजेशंस या इस तरीके की काउंसलिंग हमें करनी है। यहाँ पर लिखा हुआ टिप्पणी, उपरोक्त में किसी की पहचान करने पर पंजीकृत विशेषज्ञ समस्याओं से बचने के लिए या समाधान के लिए समुचित कदम उठाए, है ना। तो यहाँ पे हमें अपने लेवल पे कदम उठाने हैं, अपने लेवल पे हमारे नॉलेज के बेसिस पे हमें लोगों को काउंसलिंग करनी है। और यदि आवश्यकता पड़ती है तब हमको क्या करना है कि पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय, मतलब जितने भी रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं उनसे परामर्श ले सकते हैं, उनको कांटेक्ट में रखें। यदि हो सकता है हमें कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है तो हम उनसे क्या करें, डिस्कस कर सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा है और इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है। तो वो भी एक उनको भी बहुत नॉलेज होता है, तो काफ़ी वो हमको सजेस्ट कर सकते हैं और हम उनसे पूछ सकते हैं और पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक हॉस्पिटल लेवल पे है, ये एक फार्मेसी लेवल पे है। ये मैं बार बार बोलता हूँ, ये जो फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन है, जहाँ पर दवाइयों का उपयोग होगा वहाँ पर फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन इम्प्लीमेंट होगा। और फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन इम्प्लीमेंट कहाँ हो सकता है, एक फार्मेसी में हो सकता है, एक वार्ड के अंदर एज अ ड्यूटी डॉक्टर आप काम करोगे तो वहाँ पर क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है। एक ऑपरेशन थिएटर में कोई या हॉस्पिटल कोई वार्ड में, वहाँ पर इन सब चीज़ों की उपयोगिता है या फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन की जरूरत है या इसकी उपयोगिता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 8.2, धैर्य, कोमलता और गुप्तता, है ना। नाम से ही समझ, ये अपन डेफिनेशन से ही समझ आ रहा है कि धैर्य। तो धैर्य से क्या होगा कि धैर्य मतलब आपको कूल रहना है, शांत रहना है। एक जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उसकी विशेषता होनी चाहिए कि भाई वो धैर्य रहे, शांत रहे। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी आती जहाँ पर क्या होता है, पेशेंट इंटरेक्शन होता है हॉस्पिटल के अंदर और पेशेंट आपको हो सकता है गलत साबित करे या यही बोले कि आप गलत दवाइयाँ दे रहे हो, गलत ट्रीटमेंट चला रहे हो, हॉस्पिटल में आए दिन देखा जाता है। तो आपको वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर आपको
हो सकता है कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हो जाए, और वो आपने गलत दवाई नहीं दी या कोई फिजिशियंस ने गलत दवाई नहीं दी, वो दवाई का इफेक्ट ही ऐसा है। हो सकता है कैंसर मेडिसिन जो जितनी भी कैंसर्स में होता है, तो कैंसर की जितनी भी ट्रीटमेंट होता है वहाँ पर भी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एलोपैथिक मेडिसिन जो कीमोथेरेपी चलती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट आते हैं, तो वहाँ पर पेशेंट क्या होता है घबराता है और हो सकता है आपको गालियाँ देना चालू कर दे या कुछ भी बोलना चालू कर दे। तो आपको वहाँ पे एक पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है और कूल रहना है और उसको समझाना है। यहाँ पे लिखा है रोगी द्वारा पंजीकृत विशेषज्ञ को सौंपे गए व्यक्तिगत या घरेलू जीवन संबंधी विश्वास, है ना। तो आपको यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड करना है तथा चिकित्सा के दौरान संप्रेषित बीमारी, चिकित्सा के दौरान संप्रेषित बीमारी मतलब क्या होगा कि जो भी बीमारी हो उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। चरित्र में बुराइयां कभी भी प्रकट नहीं की जाएंगी, मतलब इसमें ये भी चीज़ है कि भाई यदि पेशेंट कीमोथेरेपी से है तो उसको ये नहीं बोलना कि यार वो कैंसर से है दूर रहो, ये कोड का है, किसी को टीबी है, अभी स्वाइन ये चल रहा है, क्या बोलते हैं कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है। तो हमें पेशेंट को ये फील नहीं कराना है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है या ये बीमारी बहुत खतरनाक है, हम आपसे दूर रहेंगे, इस तरीके से उसको हमको शो नहीं करना है। जबकि उनका प्रकट करना राज्य की विधि द्वारा अपेक्षित ना हो। फिर भी कभी कभी पंजीकृत विशेषज्ञ यह तय करेगा कि भाई एक स्वस्थ व्यक्ति को ऐसी संचारी बीमारी से जिसका शिकार वह होने वाला है बचाने के लिए पंजीकृत विशेषज्ञ के नाते विश्वास के माध्यम से प्राप्त जानकारी का उपयोग करे। देखिए यहाँ पर एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अभी कोरोना वायरस चल रहा है और कोरोना वायरस चल रहा है, तो यहाँ पे एक क्या है, उसको एक संचारी बीमारी कम्युनिकेबल डिसीज है ना, एक बीमार है। अब आपको एक स्वस्थ व्यक्ति को ऐसी संचारी बीमारी से शिकार होने वाला है, और अब आप क्या हो, एक काउंसलर हो, आपका एक ड्रग डिसीजन या इंफॉर्मेशन क्लिनिक है, फार्मा क्लिनिक है, तो आपको उस व्यक्ति की काउंसलिंग करनी है जो मतलब रोड पे घूम रहा है या उसको इस बीमारी के बारे में पता नहीं है कि क्या है, वो सोच रहा है सब नॉर्मल है। जैसे कोरोना के केस में अभी चल रहा है कि कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, उनको लगता है कि सब ऐसा ही है और कुछ नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को हमको क्या करना है, उनको अपनी काउंसलिंग के थ्रू समझाना है, मेंटली ये चीज़ बैठानी है कि नहीं भैया ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है और इसमें आपको पीपी जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है या पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए जो भी चीज़ें, हैंड सैनिटाइज करना है या आपको घर में कोई मेडिसिन लगातार लेना है इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, या आपको मास्क का उपयोग करना है या एक्सरसाइज करना है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको क्या करना है, जानकारी प्रोवाइड करनी है। तो यही दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर में इन सब चीज़ों के बारे में आपको लोगों को जानकारी पहुंचानी है, बजाय इसके कि आप किसी को क्या लिखो, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करो। कोई भी ऐसी मेडिसिन जो एक्स शेड्यूल की मेडिसिन है या शेड्यूल जी की मेडिसिन है, शेड्यूल एच की मेडिसिन है, इन शेड्यूल्स को इन ड्रग का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। एक बार मैं फिर से बोल दूं, आपको शेड्यूल एक्स, शेड्यूल एच, शेड्यूल जी, ये 3 जो ड्रग है, ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक के अंदर एक फिजिशियन ही इसको प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो आपको इन ड्रग को अवॉइड करना है, इन ड्रग को प्रिस्क्राइब नहीं करना है। फिर उसके बाद आएगा ऐसे दृष्टांत में, और दूसरी बात यहाँ पे इस तरीके की आपको इंफॉर्मेशन और इस तरीके की काउंसलिंग आपको देनी है वहां पर आपको बैठ के। ऐसे दृष्टांत में पंजीकृत विशेषज्ञ इस प्रकार कार्य करेगा जैसा वह वैसी परिस्थिति में है जो उसके अपने परिवार के किसी सदस्य के प्रति करने के लिए किसी अन्य से चाहता है। मतलब अपन को जितना भी है क्लिनिकल फार्मासिस्ट या क्लिनिकल फार्मेसी डॉक्टर्स, उनको क्या करना है कि जितने भी पेशेंट हैं उनको अपने परिवार जैसा मानना है और उनको अपने घर जैसा उनको समझाना है कि भाई परिस्थितियों को समझो आप, और इन सब चीज़ों को आप किस तरीके से अपने नॉलेज के प्रति उनको काउंसलिंग कर सकते हैं। तो आपको काउंसलिंग देनी, समझाना है। प्रज्ञान क्या है? प्रज्ञान है पंजीकृत विशेषज्ञ किसी रोगी की हालत की गंभीरता को ना तो बढ़ाकर बताए और ना ही घटाकर बताए। जो जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं वहां पर क्या है, यदि किसी की हालत से बहुत ज़्यादा गंभीर है या हालत की गंभीरता को समझ में आ रही है, तो अपन को ना उसको गंभीरता को बढ़ाकर बताना है और ना ही घटाकर बताना है। वह स्वयं सुनिश्चित करेगा कि रोगी, उसके नातेदार या उसके जिम्मेदार मित्रों को रोगी की हालत की उतनी जानकारी हो जितनी रोगी और उसके परिवार का सर्वोत्तम हित साधन करेगी। मतलब
जो रोगी है अपन को इतना उनसे डिस्कस नहीं करना है, आपको क्या करना है कि जो रोगी है उसको क्या करना है, अपने स्वयं के लेवल पे आपने काउंसलिंग कर दी, आपने बता दिया, अब उनको डिसाइड करना है कि किसी अदर क्लिनिक, किसी अदर डॉक्टर के पास जाना है कि यहीं रुकना है, कि वो कौन डिसाइड करेगा, या तो खुद स्वयं बीमार जो व्यक्ति है वो करेगा, रोगी करेगा, या उसके जो साथ में आए हैं वो करेंगे, नाते रिश्तेदार है ना, और जिम्मेदार मित्र। तो वो उसकी हालत के ऊपर वो कंसेंट फॉर्म होता है, वहां पे आप भरवा लीजिए कि आप अपनी जानकारी में आपको पता है ये इतनी बीमारी ग्रसित है या इतनी बीमारी खतरनाक है। यदि उनको फिर भी समझ में नहीं आता है तो वो ले जा सकते हैं, वो अपने लेवल पे डिसीजन ले सकते हैं, और जो परिवार चाहेगा वो उनके हित में है। ठीक है, ये चीजें इसमें दी हुई हैं। रोगी की अपेक्षा ना हो, इसमें क्या है, पंजीकृत विशेषज्ञ जो है चुनने की स्वतंत्रता, वह किसकी सेवा करे फिर भी, मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई यहाँ पर जितने भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, वो देख सकते कि किसको अपन को सेवाएं देनी नहीं देनी, ये अपने ऊपर डिपेंड करेगा, हम अपने उसमें स्वतंत्र रहते हैं। फिर भी वह आपात के समय अपनी सहायता कि किसी भी अनुरोध को अनदेखा नहीं करेगा। मतलब जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, तो यदि कोई हमसे अनुरोध कर रहा है कि हमें भाई बचा लो, हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, हमको ले जाओ, तो हमको डरना नहीं है। यदि वो हमसे अनुरोध कर रहा है तो हमको उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज पहुंचाना चाहिए, उसको हेल्थ सर्विस देनी चाहिए, उसको काउंसलिंग देनी चाहिए, उसको एवरीथिंग जो हमसे बन सकता है, जो हमारी स्किल्स के अंदर आता है वो हम करेंगे, है ना। ये हमको अपने लेवल पे देखना है, और हमको अनदेखा नहीं करना, मतलब उसको इग्नोर नहीं करना है, क्यों मरने दो, ये नहीं करना है। हमको क्या करना है कि उसको जो बेस्ट आपसे हमसे बन सकता है वो करना है। पंजीकृत विशेषज्ञ जानबूझकर उपेक्षा या कृत्य नहीं करेगा जिससे उसका उस रोगी का आवश्यक चिकित्सीय देखभाल से वंचित हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि आपका ड्रग क्लिनिक है या इस तरीके के ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर्स हैं, तो वहाँ पर हमको क्या करना है कि यहाँ पर उसकी उपेक्षा नहीं करनी, कि कोई पेशेंट आया है उसको किसी को भगाना नहीं है। आपको क्या करना है, वो बस यदि उसको चिकित्सा सर्विस चाहिए या किसी को मेडिकल सर्विस चाहिए है या मेडिकल केयर चाहिए है, तो आपको तुरंत उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है, उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है, और आगे जो भी आपसे बेस्ट पॉसिबिलिटीज हैं वो आपको करना है। तो ये चैप्टर 3 में दिया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो लोगों को पता नहीं है कि हमें रोगियों के प्रति हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं, और बेस्ट आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में आप अपने लेवल पे समझदारी से रोगियों के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, पूरा समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।